बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदहु व नसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस के स्टोक थ्योरम से है। एवेल्युएट सरफेस इंटीग्रेशन कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस वेयर f vector is equal to y square plus z square minus x square multiplied by I cap plus z square plus x square minus y square multiplied by j cap plus x square plus y square minus z square k cap and s is the portion जो s यहाँ लिखा हुआ था is the portion of the surface x square plus y square minus 2ax plus az is equal to 0 above the plane z is equal to 0 and verify Stokes theorem. प्लेन z इक्वल टू ज़ीरो मीन्स एक्स वाई प्लेन के ऊपर का हमको ये चाहिए है पोर्शन, और इस पोर्शन को ही हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। जो गिवन इक्वेशन है, द गिवन इक्वेशन जो सरफेस की गिवन इक्वेशन हमको दे रखी है एस की, वो ये है। पहले हम देखेंगे ये क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए जेड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x वाले जो टर्म है उनको एक साथ लिख रहे हैं। जो दो पावर का यानी होल अब स्क्वायर बन जाएगा वो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले टर्म है। z वाले चूँकि एक ही पावर में है तो इसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस ए जेड हो जाएगा। इसका होल अब स्क्वायर में बदलने के लिए उमर खयाम मेथड का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, इसमें एक पावर का जो है कोफिशिएंट है 2a है, उसका हाफ करेंगे a हो जाएगा। a स्क्वायर को ऐड करेंगे लेफ़्ट में भी और राइट में भी। तो पहले तो हम वाई स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं इक्वल टू माइनस का a z, और यहाँ पर हमने दोनों साइड में a स्क्वायर ऐड कर लिया ताकि ये तीनों टर्म्स मिलके बन जाएं x माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर, और प्लस इसे लिखा जा सकता है y माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ से z के कोफिशिएंट को प्लस का 1 बनाने के लिए माइनस ए को जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे बाहर इन दोनों टर्म्स से, यहाँ तो z आ जाएगा, ये टर्म प्लस था माइनस हो जाएगा और a पावर बचेगी यहाँ पर। तो जो इक्वेशन हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये इक्वेशन जो है वो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन विद वर्टेक्स a कामा 0 कामा a है, और ये एक पैराबोलाइड है। ये पैराबोलाइड का इक्वेशन है। तो दिस इक्वेशन इज सरफेस, दिस सरफेस इज पैराबोलाइड ऑफ रेवोल्यूशन विद वर्टेक्स a कामा 0 कामा a। तो यहाँ पर इसी चीज़ को हम लिख रहे हैं। दिस शोज दैट द सरफेस एस जो हमको दे रखा था इज, इसे देख के पता चल रहा है इसे पैराबोलाइड ऑफ रेवोल्यूशन विद वर्टेक्स एट, वर्टेक्स फाइंड करना है। एक्स में से माइनस जितना हो रहा है वो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, वर्टेक्स के वाई में से जितना माइनस हो रहा है वो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, और z के कोएफिशिएंट को प्लस 1 बनाने के लिए ब्रैकेट में जो भी है उसमें z से जो माइनस हो रहा है वो z कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो माइनस साइन है वो उससे शो हो रहा है कि ये तो देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ये बनेगा, और यानी सॉरी यहाँ पर ये यहाँ z की एक पावर है, यानी z एक्सिस की डायरेक्शन में जो होगा वो वर्टेक्स होगा, यानी z एक्सिस पर ही बनेगा। जैसे कि हम सिंपली देखें कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 4ax होता है,
तो इसमें एक पावर x की होती है, तो ये x एक्सिस पर बनता है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। और इसका वर्टेक्स भी हम लोग जानते हैं कि x एक्सिस पर होता है। उसी तरीके से हमारी ये तो 3D में है, यानी पैराबोलाइड है, वो पैराबोला था, ये पैराबोलाइड की बात करें तो ये z की चूँकि एक पावर है तो इस डायरेक्शन में बनेगा। लेकिन इसका जैसे कि वर्टेक्स ओरिजिन था, यहाँ पर वो ओरिजिन नहीं, वर्टेक्स हमें ये मिल चुका है। यहाँ पर देखने y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जेड एक्स प्लेन पर बनेगा। जेड एक्स प्लेन पर फ़िलहाल अभी हम इसको रफली बना रहे हैं। जेड एक्स प्लेन पर अपना ये जो सरफेस है उसकी बात कर रहे थे, वो बना दे रहे हैं। ये 3D में हम सबसे पहले तो यहाँ पर एक्स एक्सिस ले लेते हैं और ये जेड एक्सिस ले लेते हैं, क्योंकि जेड वाई बराबर हमें 0 करना है। तो यहाँ पर क्योंकि 3D है, अभी हम इसी पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो ये वर्टेक्स बताया गया था a, यानी एक्स एक्सिस पर हम a डिस्टेंस पर आ जाएंगे। ऐसे ही z पर भी हम z पर भी a डिस्टेंस पर आ जाएंगे। और जहाँ पर ये मिलेंगे दोनों, वहाँ पर ये लाइन, ये हम एक्सिस ले लेते हैं z डैश, क्योंकि इसी पर होगा वर्टेक्स और यही इसकी एक्सिस भी होगी z वाली ही। और इसी पर इस पॉइंट पर यानी इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0, a, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि ये x z प्लेन पर है, तो y बराबर वहाँ पर 0 होता है। तो और एक्सिस ये है, हमें मालूम है कि z, इसका इक्वेशन से पता चला है कि z एक्सिस ही होगी। और ये इस साइड ऐसे बनेगा, तो माइनस साइन यहाँ पर है, इस वजह से जैसे कि देखिए यहाँ पर यहाँ पर प्लस साइन है, तो हमारा पैराबोला बनता है x की पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ऐसे ही यहाँ पर ये कि इस तरीके z की निगेटिव डायरेक्शन में बनेगा, लेकिन क्योंकि इसका वर्टेक्स ही ऊपर है तो ये यहाँ से इसके नीचे, ये इसका आखिरी पॉइंट होगा ऊपर की तरफ का, बाकी सब नीचे ही पोर्शन बनेगा। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पैराबोलाइड जो है वो इस ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके इक्वेशन से ही हमें पता चल जाएगा कि x, y, z ये सब 0 के बराबर पुट करने पर पूरी वैल्यू ही देख रहे हैं कि 0 के बराबर आ रही है, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है ये पॉइंट। तो इसका मतलब ओरिजिन से जो है यहाँ पर ओरिजिन, यहाँ पर तीनों एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों मिलती हैं। उन तीनों एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ओरिजिन, उस पॉइंट से भी ये पैराबोला हमारा ये आ रहा है। इस पैराबोला को हम इस तरीके से पैराबोलाइड जा रहा है, पैराबोलाइड को बना रहे हैं। ये 3D एक स्ट्रक्चर बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं पैराबोलाइड में। और हमें पोर्शन जो कि एक्स जेड इक्वल टू 0 यानी एक्स बाई एक्सिस के ऊपर ही लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ था ए अब दी जेड इज इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0 ही पोर्शन लेना है। तो जेड इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन हमारा कौन सा हो जाएगा, ये पैराबोलाइड है, जैसे पैराबोला होता है उस तरीके से आप बना दीजिए। अब ये 3D में जब आएगा वो अपने आप ही पैराबोलाइड हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इनसे जाने वाला जो प्लेन होगा वो जेड इज इक्वल टू 0 होगा। और वो इस पैराबोलाइड को जब कट करेगा यानी जेड इज इक्वल टू 0, तो पैराबोलाइड को जब कट करते हैं परपेंडिकुलरली, तो आपको मालूम है कि ये बनता है यहाँ पर सर्किल। तो यहाँ पर बन जाएगा सर्किल, उस सर्किल को हम यहाँ पर C नाम दे देंगे। और जिस सरफेस के बारे में बातचीत चल रही है, वो सरफेस जो है वो आपको मालूम है ये वो जिसका सेंटर, देखिए ये तो हमारा ऊपर का सरफेस है, इस सरफेस को ऐसे कहेंगे। ये पैराबोलाइड जो होता है, यहाँ पर हम बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, 3D में है, तो इस चारों तरफ से जो होगा ये पैराबोलाइड बन जाएगा। पैराबोला जैसा ही होता है, बस 3D में। इसको मतलब रिवॉल्व करा दीजिए, कोई पैराबोला हो। ये सिमेट्रिकल भी थोड़ा सा नहीं बना, हमारा सिमेट्रिकल बनाएंगे इस लाइन के एक्सेस
के दोनों साइड में। उसके बाद इस लाइन के अबाउट इसको जब इस पोर्शन को रिवॉल्व कराएंगे तो रेवोल्यूशन से जो बनेगा वो पैराबोलाइड होगा। और हमें चूँकि z इक्वल टू 0, ये जो प्लेन है वो एक z इक्वल टू 0 प्लेन है, क्योंकि x y प्लेन है। ये प्लेन में जो सर्किल बना उसकी बात में बात कर रहे हैं वो तो। और इसकी जो रेडियस होगी, क्योंकि देखिए इस सर्किल को अगर हम फाइंड करना चाहें तो इस इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए और z इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। पुटिंग z इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर हम रख दें इक्वेशन नंबर में z बराबर 0 रखने पर ये माइनस माइनस प्लस का a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। ये वो सर्किल है जिसका सेंटर a कामा 0 है, जिसका सेंटर जो है इस सर्किल का सेंटर है a कामा 0 है और जिसकी रेडियस a के बराबर है। तो सेंटर तो ये है, इस पॉइंट को हम ओ डैश से डिनोट करें तो रेडियस a के बराबर हो जाएगी और इसकी रेडियस a और सेंटर क्या है a कामा 0। तो इस पॉइंट देखिए एक्स एक्सिस पे a डिस्टेंस है और y एक्सिस पर 0 है, क्योंकि ये y एक्सिस पे उस तरफ गया ही नहीं, इसी एक्स एक्सिस पर ही है तो y की वैल्यू वहाँ पर 0 होती है। ये 2D में हमने पॉइंट लिखा है, अगर इसी पॉइंट को 3D में लिखेंगे तो a कामा 0 हो जाएगा, क्योंकि 3D की बात चल रही तो उसी फॉर्मेट में लिखना चाहिए। हालांकि ये जब z इक्वल टू 0 हो जाएगा, z इक्वल टू 0 यहाँ पर शो हो रहा है, तो एक सर्किल ये डिनोट हो रहा है, उसके ऊपर जो है वो ये सरफेस है। अब हम इसको जो स्टोक्स थ्योरम प्रूव करवा रहे हैं, बाद में लिखा हुआ है वैल्यू फाइंड करना है स्टोक्स थ्योरम। तो हम स्टोक्स थ्योरम को पहले यहाँ पर अप्लाई करते हुए स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देता है, या कहना चाहिए कि रिलेशन उनमें प्रोवाइड करता है। तो उसको अपने इस क्वेश्चन के लिए करते हैं। हमें चूँकि वेरीफाई करना तो दोनों ही वैल्यू को फाइंड करना होगा, लेकिन इससे हमें एक चीज़ और मिल जाएगी, क्योंकि इस सरफेस में थोड़ा सा हमें मुश्किल आएगी कैलकुलेशन में। तो इसलिए हम एक सरफेस जो होगा जो ये सर्किल जो होगा इस कवर कर रहा है ऊपर, इसके इस सर्किल के ऊपर जो हमारा पैराबोलाइड वाला पोर्शन है उसको भी कवर कर रहा है, साथ ही इस प्लेन को भी कवर कर रहा है जो एक प्लेन सर्किल है। तो इस सर्किल वाले प्लेन को हम S1 सरफेस दे देंगे और इसको S कर देंगे, यानी हमारा टोटल जो सरफेस है वो वो जो हमारा पैराबोलाइड का जिस पर्सन को हमें कंसीडर करना है वो S और S1 से मिलकर बना हुआ है। और S और S1 को जो अलग करने वाला कर्व है वो एक सर्किल है, जिसे हम लोगों ने C से यहाँ पर डिनोट किया है। तो C यानी बाउंड्री है, कह सकते हैं कि दोनों रीजन की जो हम S और S1 से डिनोट किया है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख भी देते हैं और हमारे लिए आगे स्टोक्स थ्योरम को लिखना फिर आसान भी हो जाएगा। सिंस C इज़ द बाउंड्री किसकी है ये, जैसे कि अभी हमने बोला बाउंड्री ऑफ द surface of paraboloid as well as of the plane सर्कल, जिसको हम लोगों ने S1 से डिनोट किया था। और ये पैराबोलाइड का जो सरफेस है, द सरफेस ऑफ द पैराबोलाइड as well as the surface द प्लेन सर्किल S1। तो अब हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ये बता दिया C क्या है, बाउंड्री है इन दोनों की। तो C जो है वो एक सर्किल है जो कि S1 को भी बाउंड कर रहा है और हमारा S को भी बाउंड कर रहा है। अब हम यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम इसलिए लगा सकते हैं, तो बाई स्टोक्स थ्योरम, तो स्टोक्स थ्योरम का जो हम जानते हैं कि ये लाइन इंटीग्रेशन यानी F.dr की जो वैल्यू है
उसको सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो सरफेस इंटीग्रेशन जो है ना सिर्फ हम कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस वाला, बल्कि हमारा जो S1 जो हमने लिया है उसको भी बराबर होगा। यानी ये कर्ल एफ डॉट फार्मूला तो वही रहेगा डी एस, लेकिन जो सरफेस है वो S1 इस वाले में कंसीडर किया जाएगा। यानी जो एक ही बाउंड्री सी से कवर्ड होते हैं यानी बाउंडेड होते हैं, उन सरफेसेस को हम ले सकते हैं, दोनों की वैल्यू बराबर आती है। तो क्योंकि ये वाला हमारा थोड़ा सा सरफेस पैराबोलाइट है, कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, तो हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे। दोनों वैल्यू होंगी बराबर स्टोक थ्योरम से। तो ये वैल्यू को जब हम इसके इक्वल रखेंगे स्टोक थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। तो हम सबसे पहले तो इस वैल्यू को ही फाइंड कर लेते हैं, और जब ये वैल्यू आ जाएगी तो हम कह देंगे कि स्टोक थ्योरम वेरीफाइड। हमने भी इक्वेशन 1 डाला है, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, ये स्टोक थ्योरम से रिलेटेड है। अब इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको पहले कर्ल एफ तो चाहिए, तभी इंटीग्रेशन कर सकेंगे। तो इसलिए हम पहले तो कर्ल एफ की वैल्यू, एफ वेक्टर की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर आई कैप, जे कैप एंड के कैप, और इसको लिख सकते हैं डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे जो एफ वेक्टर है उसमें आई जे को जो कोफिशिएंट है उनको लिख देंगे। देखिए यहाँ पर कर्ल में पहले तो लिखा जाता है आई जे के, फिर उसके बाद जो कर्ल का मतलब होता है डेल क्रॉस एफ होता है। तो इसमें डेल के जो ऑपरेटर होते हैं, आई को कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट, के को कोफिशिएंट, वो फिर एफ के आई जे के कोफिशिएंट को यहाँ पर लिखेंगे। तो आई का कोफिशिएंट हम लोग देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और प्लस वाई इसमें हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। और इस वाले में देखिएगा एफ़ की वैल्यू देख लीजिए, वहाँ से पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। कर्ल एफ़ की वैल्यू को फाइंड करना जानते हैं, एफ़ दे रखा है हमको, उसमें आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के को कोफिशिएंट लिख दिया। अब इसको एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो आई से जाने वाले रो और कॉलम को छुपा लीजिए, ये ऑपरेट हो जाएगी इस पर और ये ऑपरेट हो जाएगी इस पर। ध्यान रहे ऑपरेटर को हमें पहले रखना है। तो आई कोफिशिएंट डेल ओवर आई को छुपा लें, ये ऑपरेटर इस पर ऑपरेट हो जाएगा, डेल ओवर डेल वाई इस पर ऑपरेट होगा, डेल ओवर डेल वाई ऑपरेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर पे क्रॉस में माइनस। अब ये वाला जो ऑपरेटर होगा वो इस पर ऑपरेट होगा, डेल ओवर डेल जेड ऑपरेट हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पर, फिर माइनस जे कैप। तो इससे जाने वाले रो और कॉलम को जब छुपा देंगे तो फिर हम ये क्रॉस में लिख देंगे इसको, डेल ओवर डेल वाई। तो जब हमने इसको जे के कोफिशिएंट को छुपाया है तो इसका इंटू इसमें, इसका इंटू नहीं बल्कि ऑपरेट होगा, डेल ओवर डेल एक्स होना चाहिए यहाँ पर, ये ऑपरेट होगा ये इस पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर पर। यानी जे से जाने वाले रो और कॉलम को छुपाने पर जो आपको नज़र आ रहा है क्रॉस में, ये इस पर और ये वाला इस पर ऑपरेट होगा। तो माइनस इस डेल ओवर डेल जेड ऑपरेट हो रहा है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर, प्लस अब के कैप लेते हैं, आई प्लस होता है, जे माइनस और के प्लस। तो वैसा कि साइन अपने हिसाब से भी आप ले सकते हैं क्योंकि चेंज किए जा सकते हैं, उसी के हिसाब से वैल्यू भी चेंज होती है फिर। तो के कैप ऐसे छुपा लीजिए, उससे आने वाले रो और कॉलम जो दिख रहा है अब इसमें क्रॉस में, ये ऑपरेट होगा इस पर और ये ऑपरेट होगा इस पर। तो डेल ओवर डेल एक्स ऑपरेट हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पर, और माइनस डेल ओवर डेल वाई ऑपरेट हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर।
ब्रैकेट क्लोज कर दें, इज इक्वल टू आई कैप। इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे हम तो एक्स, चूँकि ये एक पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है तो वाई के लिए एक्स और जेड कांस्टेंट है, इनका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। सिर्फ वाई स्क्वायर का ही डिफ्रेंशिएशन 2y होगा। ऐसे यहाँ पर जेड के लिए एक्स और वाई, जेड एक्स और वाई कांस्टेंट होंगे, जेड स्क्वायर का ही डिफ्रेंशिएशन 2z आएगा। माइनस जे कैप, इसके बाद नेक्स्ट टर्म ऐसे एक्स के लिए पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है तो एक्स के वाई और जेड कांस्टेंट हो जाएंगे, सिर्फ एक्स स्क्वायर का ही डिफ्रेंशिएशन 2x आ जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। अब यहाँ जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसके लिए वाई स्क्वायर और इसका एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा, सिर्फ 2z आ जाएगा। प्लस के कैप, एक्स के लिए वाई और जेड कांस्टेंट हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। वाई के लिए वाई जेड और एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंस वाई स्क्वायर का 2y आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसमें से अगर माइनस बाहर ले लें तो ये प्लस हो जाएगा, तो सिमेट्रिकल आपको नज़र आने लगेगा। यानी कर्ल एफ़ की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो ये चाहे तो आप 2 भी यहाँ से साथ में बाहर निकालें, फाइंड करें तो 2 फाइंड करेंगे, बाहर निकालेंगे तो y माइनस जेड बचेगा और आई कैप को हम बाद में लिख दे रहे हैं। प्लस कर लिया क्यों, -2 बाहर निकाला, +2 हो गया ये माइनस माइनस, और ये प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिख दिया, माइनस वाले को x को बाद में लिख दिया, और फिर जे कैप है, +2 को बाहर निकाल के लिख दिया तो x माइनस का y और के कैप को हमने बाद में लिख दिया। ये कल f की वैल्यू फाइंड कर ली ताकि हम ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू फाइंड कर सकें, और ये वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू हमें फाइंड करना थी, आ जाएगी। लेकिन हमें स्टोक थ्योरम शुरुआत में ही अप्लाई कर दी, बाद में वेरीफाई के लिए हम इसको इसके बराबर भी दिखा देंगे। तो हमारा मकसद है ये वैल्यू फाइंड करना ताकि हम ये फाइंड कर सकें इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करते हुए। तो कर्ल एफ तो हमने फाइंड कर लिया। अब एन कैप क्या होगा, तो एन कैप जो S1 रीजन है वो आपको मालूम है एक सर्किल है, और ये आप राइट हैंड साइड से इसको सर्किल को ऐसे करके पकड़ें तो आपका अंगूठा जो जा रहा है, ये उंगलियां तो आप सी के डायरेक्शन में ले जाएं तो अंगूठा जो जा रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होता है वो के कैप होता है। तो इस तरीके से हमारा एन की जो वैल्यू है तो लिख देंगे, किस रीजन के लिए लिख रहे हैं, जो कि हमें ज़रूरत है S1 के लिए, फॉर S1 जो एन कैप की वैल्यू है वो हमारा के कैप के बराबर है, ये हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि ये हमारा जो सर्किल है z बराबर 0 पर, उस पर परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जिसे हम n कहते हैं और उसकी वैल्यू यहाँ पर के कैप के बराबर है। अब जो कि ये वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसमें हमें इसकी ज़रूरत है, तो इस वैल्यू को पहले ही फाइंड कर लेंगे। लेकिन f की वैल्यू जो है वो आप की वैल्यू यहाँ पर जो दिखी हुई है, इसको अगर हम कन्वर्ट कर लें जो पोलर फॉर्म है तो इंटीग्रेशन करना आसान रहेगा। और एन कैप की वैल्यू पहले हम यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जो इसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की लिए, बाद में प्लानिंग करेंगे, पहले तो हम ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यानी कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप, तो कर्ल एफ की वैल्यू है 2 टाइम्स y माइनस जेड आई कैप प्लस 2 टाइम्स z माइनस एक्स जे कैप और प्लस 2 टाइम्स x माइनस वाई के कैप। इसमें हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है के कैप से, क्योंकि एन कैप की वैल्यू के कैप के इक्वल है। डॉट प्रोडक्ट में आपको मालूम है कि आई का डॉट प्रोडक्ट अगर के के साथ किया जाएगा तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा, इसी तरीके से जे का डॉट प्रोडक्ट के साथ में किया जाएगा 0 हो जाएगा। सिर्फ के का जब डॉट प्रोडक्ट के साथ में करेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इन दोनों का करेंगे, बाकी तो 0 0 हो जाएंगे क्योंकि इनका तो 0 होता है। तो जब इसके साथ में करेंगे तो बस 1 आ जाएगा, 1 का इसमें इंटू करेंगे ये वैल्यू मिलेगी। यानी हमें कर्ल एफ डॉट एन कैप की वैल्यू मिल चुकी है 2 टाइम्स एक्स माइनस वाई। तो हम इसका यूज़ अभी इंटीग्रेशन में करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन में करने से पहले हम इसको पोलर फॉर्म है इसकी वो लिख देते हैं, यानी पैरामीट्रिक जो कोऑर्डिनेट हैं उसको लिख देते हैं इस सर्किल के लिए जो हमारा हमको मिला था। सर्किल की बात हम कर रहे थे क्योंकि
फॉर सर्किल, ये सर्किल की ही बात यहाँ पर आ रही है। जो सरफेस है यहाँ पर, जो बाउंड्री है इसकी, वो एक सरफेस S1 की वो एक सर्किल है, और इस सर्किल पर हमें देखना होगा हमारा जो प्लेन है वो, जिसमें हम ये वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, वो देखेंगे कि ये सरफेस S1 है, जो कि एक बाउंड्री C से घिरा हुआ एक सर्किल है। इसी को हम यहाँ पर आपको बना देते हैं, दिखा देते हैं। यानी एक सिंपल सा एक सर्किल है Z=0 प्लेन पर बना हुआ। इसका सेंटर को हम लोगों ने वहाँ पर O' से डिनोट किया था, और 2D में अगर इसका इक्वेशन भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, x - a का होल अब स्क्वायर प्लस y - 0 का होल अब स्क्वायर = a²। और चूँकि 3D में है तो z बराबर 0 होने की वजह से यहाँ पर आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है। अब इसका हम जब देखना चाहें x, y, z की वैल्यू कैसे चेंज होगी, तो यहाँ पर क्योंकि हर एक जगह पर हमें देखना होगा, तो एक सरफेस की भी आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी। तो उस सरफेस को हम उसका एक छोटा सा एक पोर्शन अगर यहाँ पर लेते हैं तो वो लिखा जाएगा r d थीटा इंटू डी आर। डी आर मतलब जो रेडियस के अलॉन्ग जो थोड़ा सा चेंज होता है उसे बोलते हैं डी आर। ये होती है डिस्टेंस, और ये जो होता है आपका आर थीटा, वो ये डिस्टेंस होती है या ये डिस्टेंस होती है। इससे एक छोटी सी एक एलिमेंट बन जाता है जिसका एरिया होता है आर डी थीटा इंटू डी आर, जिसको हम लोग डी एस से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर आर की वैल्यू जो है वो वेरिएबल है, यानी अभी हम इस पॉइंट की बात करें तो ये आर है, तो ये जो वैल्यू होगी आर डी थीटा इंटू डी आर हो जाएगी, ये डी एस के बराबर होगी। अब इस सर्किल के किसी भी पॉइंट के यानी एक्स वाई की वैल्यू अगर फाइंड करना हो हमें, तो हमें इसको पोलर फॉर्म में लिखना होगा। तो सर्किल के इक्वेशन को देख के ही x - a जो होगा वो r cos थीटा लिखा जाएगा x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट यानी y - 0 = r sin थीटा लिखा जाएगा। यहाँ पर हमें ज़रूरत है a x की y की, तो x की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी a + r cos थीटा हमारे पास पहले से है, और y की वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी तो r sin थीटा। z बराबर तो 0 है यहाँ पर, और ज़रूरत भी नहीं यहाँ पर z की। तो इस तरीके से कर्ल की वैल्यू हमारी जो चल रही थी यहाँ पर, वो अब इस पोलर फॉर्म में हो जाएगी कर्ल, ताकि हमें इंटीग्रेशन करना आसान हो जाए। f.n = 2 x की वैल्यू रख देंगे जो कि a + r cos थीटा के बराबर है। फिर हमें इसमें से माइनस करना है ये y को, तो y जो कि यहाँ पर माइनस हो रहा है उसकी वैल्यू है r sin थीटा, तो यहाँ पर इसको r sin थीटा लिख देते हैं। तो पोलर फॉर्म में इसे हमने उन्हें कन्वर्ट करके रखा हुआ है, लिख दिया है। यानी ये ऊपर था हमारा 2 टाइम्स x - y, तो x ये माइनस y की वैल्यू ये। अब हम चाहते हैं ये वैल्यू फाइंड कर लें, ताकि हम ये इस वैल्यू को पूछा गया है वो हम निकाल सकते हैं। देयरफॉर S1 यानी सरफेस इंटीग्रेशन कर्ल f.n∠ds। तो अब इसकी वैल्यू को हम लिखते हैं यहाँ पर। तो जो कोई सरफेस इंटीग्रेशन होता है एक्चुअल में ये डबल इंटीग्रेशन होता है, सरफेस इंटीग्रेशन। और कर्ल एफ की वैल्यू ऊपर हमने पोलर फॉर्म में फाइंड करके रखी है 2 टाइम्स a + r cos थीटा - r sin थीटा। यहाँ पर r और थीटा जो है वो वेरिएबल हैं, ये तो कांस्टेंट है आपको मालूम ही है, तो यहाँ तक की वैल्यू हमने रख दी है। और ds की वैल्यू क्या होती है आपको हमने यहाँ पर दिखाया था, r d थीटा इंटू डी आर जो होती है वो ds की वैल्यू होती है। तो वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं r d थीटा इंटू डी आर।
तो यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी, आपको मालूम है कि ये एक सर्किल है और इस पूरे सर्किल को कवर करने के लिए थीटा की वैल्यू 0 से लेके थीटा की वैल्यू 2 पाई, पूरा सर्किल कवर हो जाएगा 0 से 2 पाई। पूरा हमको सरफेस S1 हमको लेना है। S1 को हमने यहाँ दिखा दिया था जो कि z=0 प्लेन था। सर्किल ये बाउंड्री C से घिरा हुआ, ये बाउंड्री C से घिरा हुआ, उसको हमने यहाँ पर थोड़ा सा बना लिया था। और फिर ये तो हमने हम थीटा की वैल्यू रख दी। आर की वैल्यू शुरुआत होगी इसके सेंटर से जो कि 0 है, और बढ़ते बढ़ते इसकी रेडियस जो कि a के बराबर है, इसके यहाँ तक कवर हो जाएगा पूरा सर्किल। तो इन लिमिट्स को कर लेते हैं कि पूरा हर एक पॉइंट यहाँ से कवर हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, तो पहले हम r के रिस्पेक्ट में से इंटीग्रेट करेंगे। डबल इंटीग्रेशन है, θ=0 से 2 पाई के बीच में। तो 2 इंटू में है, कांस्टेंट है, आप इसे तो बाहर ही लिख सकते हैं, तो 2 को तो बाहर ही लिख लेना चाहिए हमें। अब ये कांस्टेंट है और यहाँ पर हम r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। कोई थीटा वाला टर्म है नहीं जो हम बाहर ले लेते कांस्टेंट के तौर पर, r का अंदर इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर इस वाले टर्म में इंटू हो जाएगा AR प्लस r² इंटू कॉस थीटा माइनस r² इंटू साइन थीटा। तो इंटू हमें पहले r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो जो वैल्यू होगी, यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन चल रहा था अपना, हमने सिंगल ही लगा रखा हुआ है तो इसमें जगह भी नहीं है तो हमें काटना ही पड़ेगा। तो 2 टाइम्स बाहर ले लिया हमने। θ=0 से 2 पाई के बीच में इंटीग्रेट करना है। उसके बाद हमें एक ब्रैकेट लगा दें। पहले हम इंटीग्रेट करेंगे r के रिस्पेक्ट में 0 से लेके a के बीच, और यहाँ पर r का मल्टीप्लिकेशन करके वही जो हमने ऊपर लिखा था AR प्लस, अब यहाँ पर ये काम ये करें कि इन दोनों में से r को बाहर ले लिया, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो बचा है वो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। लेकिन आपने ब्रैकेट ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्मॉल r को ले जा रहे हैं, तो ये r² हो जाएगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाए रखे हैं, इसको सिर्फ हम स्मॉल r को ये अंदर ले गए, जो कि इन दोनों टर्म में से r कॉमन ले लिया था तो r² हो गया ये। और बाकी आपका इसको हमें r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना था। जो वैल्यू आ जाएगी उसको हम फिर बाद में थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा स्क्वायर ब्रैकेट तो आ गया, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में हम वैल्यू लिख रहे हैं जो भी r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आएगा उसकी वैल्यू, फिर जो भी आ जाएगा उसको फिर थीटा के रिस्पेक्ट में बाद में इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस टर्म का r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो a इंटू में कांस्टेंट है, इसे तो हम बाहर लिख देंगे। और फिर यहाँ पर जो होगा a बाहर लिया हमने, तो फिर r का इंटीग्रेशन r²/2 हो जाएगा, और इसमें हमें लिमिट भी लगाना होगी। प्लस ये बाहर ले लेते हैं कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये ब्रैकेट है, इसे बाहर लिया, और r का इंटीग्रेशन, r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो r की पावर 3/3 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दे और फिर हम यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लेंगे, जो वैल्यू रिज़ल्ट आएगा। और अभी हमें लिमिट अप्लाई करना है, ये 0 से लेके a तक है। तो पहले अपर लिमिट और फिर माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट 0 हो जाएगी क्योंकि r की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा और ये टर्म भी 0 हो जाएगा। तो r=a रख के बस हमारा अगला आ जाएगा ये वैल्यू, तो हम r की जगह पर a रख देंगे। ये हमारा चल रहा है सरफेस इंटीग्रेशन अलोंग S1 और कर्ल ऑफ f.n∠ds के बराबर। 2 बिल्कुल बाहर चल रहा था, और फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2 पाई। जैसे कि हमने बोला था कि अपर लिमिट जब हम रखेंगे r की जगह पर a, तो फर्स्ट वाले टर्म में a²/2, और फिर सेकंड टर्म में बाकी चीज़ें वैसे ही कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और r की पावर 3 है तो a की पावर 3 हो जाएगा अपान में
V3 है। लोअर लिमिट टोटल दोनों टर्म की 0 हो जाएगी तो 0 कर देंगे और जो भी वैल्यू है उसको थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो अब हम यहाँ पर 2 लिख दिया है। ये ए क्यूब हो जाएगा, कांस्टेंट होगा जब इसका इंटीग्रेशन हम करने जाएंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें, इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। ए क्यूब अपान 2 तो कांस्टेंट बाहर है, यहाँ सिर्फ 1 का इंटू मान सकते हैं। 1 का इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 2 पाई के बीच में थीटा के रिस्पेक्ट में। प्लस इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो इसमें भी ए क्यूब अपान 3 बाहर आ जाएगा। हमें इंटीग्रेशन करना होगा 0 से 2 पाई के बीच में थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का। और फिर हम अगले स्टेप में ए क्यू अपान 2 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में। लिमिट 0 से 2 पाई है, प्लस का ए क्यूब अपान 3 इंटीग्रेशन आपको मालूम ही है कॉस थीटा का करते हैं तो साइन थीटा आता है और साइन थीटा का माइनस का कॉस थीटा आता है। और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दें। लिमिट आपको 0 से 2 पाई अप्लाई करनी होगी। 2 टाइम्स ए क्यूब बाई 2 अपर लिमिट 2 पाई माइनस लोअर लिमिट प्लस ए क्यूब बाई 3, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कर लीजिए और पूरे इसमें जहाँ पर भी हमें थीटा मिले वहाँ पर अपर लिमिट पाई रख देंगे, यानी साइन 2 पाई और प्लस हो चुका है ये कॉस 2 पाई। फिर इसके बाद लोअर लिमिट में साइन थीटा के यहाँ 0 प्लस कॉस 0 ये लिख देंगे। ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट क्लोज और फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा 2 से। कैलकुलेशन आप देख भी लीजिएगा। 2 टाइम्स ये देखिए ब्रैकेट ओपन होके ए क्यूब बाई 2 इंटू 2 पाई हुआ प्लस ए क्यूब बाई 3 जिसमें कर्ली ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है और कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। माइनस हम लोग यहाँ से साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। प्लस 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम्स चल रहा है बाहर ए क्यूब पाई है और प्लस ए क्यूब अपान 3 है, ये 1 प्लस का और ये वाला 1 हो जाएगा माइनस का, कैंसिल होके 0 हो गया ये वाला टर्म। तो वैल्यू मिल रही है हमें 2 पाई पहले लिख दें और ए क्यूब ये वैल्यू मिली है, यानी सरफेस S1 कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कॉफ डी एस की वैल्यू 2 पाई ए क्यूब के बराबर। इसे इक्वेशन नंबर आप 3 डाल दें और लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3। फ्रॉम 2 and 3 क्योंकि कल हम स्टोक्स थ्योरम के बारे में लिख चुके थे, उसमें बताया जाता है। तो हमारा जो वैल्यू फाइंड करनी थी सरफेस इंटीग्रेशन कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस जो बराबर था इसके, और इसकी वैल्यू आई है 2 पाई ए क्यूब। तो हमारा ये फर्स्ट रिज़ल्ट आ चुका है, ये हमसे वैल्यू फाइंड करवा रहे थे। फर्स्ट रिज़ल्ट आ गया। अब हम सेकंड रिज़ल्ट यानी वेरीफाई जो करना है उस वाले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो वेरीफाई जब करना होता है तो आपको मालूम है कि इक्वेशन नंबर 2 में हमने इसके बराबर तो ये वैल्यू फाइंड करके इसके बराबर रख दी। ये वैल्यू हमसे पूछी गई थी कि ये वैल्यू बताइए कि कर्ल ऑफ सरफेस एस एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू। अब हमको जो वैल्यू पूछी गई है मतलब वेरीफाई करवा रहे हैं लास्ट में, स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करो तो ये सरफेस इंटीग्रेशन इक्वल होना चाहिए ये लाइन इंटीग्रेशन के। तो हमें इस लाइन इंटीग्रेशन के वैल्यू को फाइंड करना है। अब इसके लिए क्या करना होगा, तो पहले तो एफ डॉट डी आर को हम फाइंड कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करना है तो मतलब यहाँ पर लाइन इंटीग्रेशन है, एक ही वेरिएबल होगा, एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। और यहाँ पर वेरिएबल जो कि एफ की वैल्यू भी एक्स वाई जेड तीनों की फॉर्म में है, तो आपको पोलर फॉर्म का यूज़ करें, यानी तीनों वेरिएबल को एक ही में हम लेके आ जाएंगे। और यहाँ पर हम जो कर्व ले रहे हैं वो सी, और सी के बारे में हम लोग जानते हैं। और सी में भी क्या है कि हमें बाउंड्री पे देखना है सिर्फ। अभी हम लोग को ये इस वाले सर्कल में देख रहे थे तो इसमें पूरा सरफेस को S1 को हमें कवर करना, तो हर एक पॉइंट को लिया था तो वेरिएबल यहाँ पर आर यूज़ किया था, क्योंकि आर वेरिएबल होना तो हर एक पॉइंट को लेना है। अब सिर्फ हमें बाउंड्री सी पे ही देखना है, तो सिर्फ इस पॉइंट पर आर की वैल्यू ए फिक्स है,
तो यहाँ पर आर की वैल्यू ए रहेगी, यानी पोलर कोऑर्डिनेट तो यही रहेंगे, बस आर की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, ए हो जाएगी, क्योंकि हमें बाउंड्री पर ही रहना और यहाँ पर आर की वैल्यू तो ए के बराबर है। तो हम लिख देंगे ऑन सी स्टोक्स थ्योरम को प्रूव करने वेरीफाई करने के लिए, यानी लाइन इंटीग्रेशन को फाइंड करने के लिए हम लिख देंगे जो सर्कम्फ्रेंस है सी का यानी सर्किल का, उसके कोऑर्डिनेट तो लिख देते हैं एनी पॉइंट ऑन दी सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्किल यानी सी, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, अभी हमने जो कोऑर्डिनेट फाइंड किए थे उसमें बस r की जगह पर आप a पुट कर देंगे, क्योंकि सर्किल में आपको मालूम है कि सर्कम्फ्रेंस पर r की वैल्यू a के बराबर ही होगी। तो a प्लस a कॉस थीटा हो जाएगा, y की वैल्यू a साइन थीटा हो जाएगा, और z की वैल्यू मालूम ही है क्योंकि ये सर्किल हमारा x बाई प्लेन पे है, तो z बराबर तो ज़ीरो ही होगा। तो चूँकि हमको ये वैल्यू फाइंड करना है तो पहले f देख लेते हैं, जो ये पोलर फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे, किस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो f की वैल्यू थी कितनी, f की वैल्यू आपको मालूम है कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई कैप सिमेट्रिकल फॉर्म में है, प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर जे कैप, पहले एक्स माइनस फिर वाई माइनस फिर जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इस तरीके से दे रखी थी। अब हम इसको पोलर फॉर्म में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे एक्स वाई जेड की, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जेड स्क्वायर करेंगे तो वो तो ज़ीरो है, छोड़ दीजिए, फिर होगा माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी ये इसमें ए को अगर कॉमन ले लें हम यहाँ पर तो वन प्लस का कॉस थीटा का जब स्क्वायर करेंगे तो तो ज़ीरो का स्क्वायर हो चुका है, माइनस का फिर एक्स का स्क्वायर जो कर रहे हैं तो ए का भी स्क्वायर हो जाएगा और ये वन प्लस कॉस थीटा का भी होल अब स्क्वायर हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को तो हम क्लोज कर दे रहे हैं और आई कैप लगा दे रहे हैं, फिर ऐसे ही हम जेड स्क्वायर की वैल्यू भी रखेंगे। जेड का स्क्वायर चूँकि ज़ीरो है तो ऐसे लिख देंगे, ज़ीरो ही लिख दें या ना लिखें, ख़त्म कर दें उसको। एक्स स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर करेंगे, वाई की वैल्यू ये है तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये कैप प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका ए स्क्वायर ब्रैकेट में वन प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जेड की वैल्यू ज़ीरो का स्क्वायर और ये के कैप यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हमें एफ को और सॉल्व कर सकते हैं इसको, या फिर हम क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करना होगा डी आर के साथ वो और ले लेते हैं, डी आर की वैल्यू और लिख देते हैं। डी आर को इस तरीके से लिख सकते हैं आई डेल ओवर डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड, ये होता है। इसको पोलर फार्म में थीटा की फार्म बदलना हो तो ऐसे लिख सकते हैं डी थीटा से, यानी डिवाइड कर लो समझो, और डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। तो हमारा एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जेड की वैल्यू जो थीटा के बारे में है, ठीक है। जेड बराबर तो आपको मालूम है कि ज़ीरो के बराबर है, उससे तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, ज़ीरो हो जाएगा। और एक्स की वैल्यू जो कि ये है हमारे, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ए बाहर ले लेंगे, कॉस थीटा का जो होता है कहना चाहिए कि कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस का साइन थीटा होता है, और प्लस का अब हम इस टर्म को जे कैप वाले को लिखते हैं जे कैप, वाई का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसमें डी थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ए बाहर हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, यानी ए साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, और जेड ज़ीरो है तो इसे ज़ीरो ही रख देते हैं, ज़ीरो वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, और डी थीटा ज़ीरो वेक्टर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ए कांस्टेंट ऐसे आप बाहर भी लिख दीजिए, माइनस शुरू में लिख दो, माइनस का साइन थीटा इंटू आई कैप, फिर प्लस का
कॉस थीटा इंटू जे कैप डी थीटा। ये वैल्यू हम लोगों ने पोलर फॉर्म में डी आर की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब एफ डॉट डी आर को पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर हम इस जो इक्वेशन 1 की जो एफ डॉट डी आर है उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, हमें डॉट प्रोडक्ट पर एफ वेक्टर लिख देते हैं यहाँ पर। तो एफ वेक्टर की जो वैल्यू है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जीरो को नहीं लिख रहे हैं हम, ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर आई कैप। अब डॉट प्रोडक्ट लेना तो आप क्या करें, इस वैल्यू को तो करली ब्रैकेट में लिखते हैं, आई के कोएफिशिएंट को, फिर जे के कोएफिशिएंट को करली ब्रैकेट में लिखते हैं, जो हम पहले से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें करली ब्रैकेट लगा के जे कैप कर दें। उसके बाद के का कोएफिशिएंट, हालांकि ये 0 हो जाएगा, करली ब्रैकेट लिख दें, अभी नहीं अगले स्टेप में। ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन होना है के कैप। ये तो हमारा एफ़ की वैल्यू होगी डॉट। फिर हमें डी आर फाइंड किया है। आप चाहे तो इसमें डी थीटा का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, मेरा कहने वाला है आई जे के कोएफिशिएंट को अलग अलग करके भी लिख सकते हो, या फिर ये तो रहेगा कॉमन, जैसा भी चाहें आप ऐसा कर सकते हो। ए तो कॉमन रहना चाहिए, रख देते हैं, पहले वैल्यू लिख देते हैं। ए डी आर की वैल्यू लिख रहे हैं माइनस साइन थीटा इंटू आई कैप प्लस का कॉस थीटा इंटू जे कैप और डी थीटा। मेरे कहने का मतलब था ये ए का भी इंटू करते हैं, जे का भी। इस तरीके से दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई का आई में, जे का जे में कर देंगे। या अगर ऐसा ना करें, मल्टीप्लाई ना करें, तो ये सबके साथ में रहेगा, डी थीटा सबके साथ में रहेगा। ये हम करने वाले हैं। तो इसमें बस इसको ध्यान में रखिएगा, ये हम करेंगे। इसको तो हम यहाँ पर कॉमन के तौर पर दोनों में लिख भी देंगे। ए तो सभी में रहेगा जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और डी थीटा भी सभी में रहेगा, तो उसको हमने लिख दिया। अब बाकी डॉट प्रोडक्ट कर लिए। डॉट प्रोडक्ट है स्केलर वैल्यू आएगी, आई के कोएफिशिएंट का आई के कोएफिशिएंट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो माइनस साइन थीटा का इस ब्रैकेट में इंटू होगा, तो माइनस साइन थीटा को आप यहाँ लिख दीजिए, ब्रैकेट इधर लिख देते हैं। और ये भी ब्रैकेट हमें करली में लिखना चाहिए, क्योंकि अंदर भी पैरेंथेसिस आ रहा है। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर 1 प्लस का कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर करली ब्रैकेट क्लोज। ये आई के कोएफिशिएंट का आई के कोएफिशिएंट में मल्टीप्लिकेशन हो गया, और जो भी और रह गया जिसमें वो इधर उधर लिखे हुए हैं। अब जे के कोएफिशिएंट का जे के कोएफिशिएंट के साथ में डॉट मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं दो वेक्टर का। आपको मालूम ही कैसे किया जाता है। ये लिख चुके हैं, डी थीटा लिख चुके हैं, सिर्फ कॉस थीटा का इसमें इंटू होना है, प्लस का साइन लगा लीजिए बीच में, और यहाँ पर हम कॉस थीटा को शुरुआत में लिख दे रहे हैं, जैसे साइन थीटा लिख दिया था, और फिर इस वैल्यू को करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और करली ब्रैकेट क्लोज, और ये वाला ब्रैकेट पहले से क्लोज है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके इसको लिख देते हैं। देखिए ए स्क्वायर इन दोनों टर्म से बाहर आ रहा है, ऐसे ए स्क्वायर यहाँ बाहर आ रहा है, तो इस ए स्क्वायर को यहाँ बाहर ले देंगे, यहाँ पर बाहर ले लेंगे, फिर पूरे ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे, तो इससे लिख सकते हैं, एक क्यूब लिख सकते हैं, थोड़ा सिंपल होगा। तो उसके बाद साइन का अंदर मल्टीप्लिकेशन भी कर देंगे, तो साइन की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगी। तो ये भी कर सकते हैं, या फिर हम एक चीज़ ये भी देख रहे हैं कि इसको और तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके लिए पहले हमें इन ब्रैकेट्स को ओपन करना होगा, पूरी तरीके से नहीं। इस साइन माइनस साइन का इसमें इंटू करेंगे, तो माइनस का, क्योंकि ए क्यूब हम बाहर ए स्क्वायर बाहर ले चुके हैं, तो ये मिलेगा। आप इसे पूरी तरीके से मल्टीप्लाई ना करके साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख लें। वैसे कैलकुलेशन आप अपनी मर्जी से कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम इसे कॉमन भी लेने वाले हैं, इसलिए इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ए स्क्वायर बाहर हो चुका है हमारा, और ये साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर।
प्लस का साइन है, ऐसे ही हम इस ब्रैकेट में कॉस थीटा का इंटू करेंगे तो इसका इंटू हो जाएगा, ये स्क्वायर बाहर हो चुका है ये यहाँ से दोनों तरफ से, तो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस का कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस इसका इंटू करेंगे कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट कर दें हम क्लोज, डी थीटा लास्ट में लिख दें। देखिए ये दोनों टर्म जो हैं वो हमारे ये चीज़ कॉमन आ रही है, इनको साथ साथ लिखने हैं पहले और इन दोनों को साथ साथ लिख दें। अब इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसको साइन क्यूब क्यों नहीं किया, क्योंकि साइन स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन दिख रहा है, हालांकि बाद में भी ले सकते थे, क्यूब कर भी तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें बाद में साइन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो फिर जो बचेगा वो एक जैसा आ रहा था। चलिए इन दोनों को साथ में लिख देते हैं, इनको साथ में लिखते हैं, फिर बात करते हैं हम। ये एफ डॉट डी आर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम। कैलकुलेशन है, आप जिस तरीके से भी करें, करना चाहें कर सकते हैं। एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू हमारा ए क्यूब बाहर है पहले से, और स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई करने के बाद हमने लिखा है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, फिर कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे जो बचे हमारे टर्म है माइनस का साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमारा ब्रैकेट स्क्वायर क्लोज और डी थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड हम लिख रहे हैं यहाँ पर ए क्यूब, इन दोनों टर्म्स में से ये कॉमन आ जाएगा, यानी ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो हमारा पहले वाले में बचेगा साइन थीटा प्लस दूसरे वाले में यहाँ पर कॉस थीटा नज़र आ रहा है। इन दोनों में से हमें नज़र आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, भले ही आपने साइन क्यूब कर लिया हो, तो हमारे पास इसमें बचेगा साइन थीटा बचेगा और प्लस जो माइनस बाहर ले चुके हैं तो ये कॉस थीटा। ऐसा करने से और डी थीटा को लास्ट में हमें लिखना ही है। ये दोनों एक जैसे मिले, इनको बाहर कर देंगे तो ए क्यूब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हमने यहाँ पर लिख दिया है बाहर, तो हमारे पास बचा है 1 प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। एफ डॉट डी आर कैलकुलेशन आप अपनी मर्जी से कैसे भी कर सकते हैं, हमको लाइन इंटीग्रेशन देखना है, एफ डॉट डी आर करना है, सर्किल के अराउंड इंटीग्रेशन करना है, तो उसके लिए जो लिमिट अप्लाई होगी, यानी इस तो सिंगल इंटीग्रेशन है और हमने एक ही वेरिएबल थीटा में बदल दिया था जो इंटीग्रेशन था, तो 0 से लेके 2 पाई पूरा सर्कुलर में कवर करना है इसलिए, और एफ डॉट डी आर की जो वैल्यू है वो ये वाली पुट कर देंगे जो कि ए क्यूब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा है। अब इसको इंटीग्रेट करना ही हमारे लिए प्रॉब्लम है। ए क्यूब को बाहर ले लेंगे, इसको हमने बाहर ले लिया है यानी ए क्यूब को। इसके बाद किस तरीके से इंटीग्रेट करना है इसको, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो क्योंकि 0 से 2 पाई लिमिट है, तो पहले तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम नए सिरे से इसे ब्रैकेट को ओपन करते हैं, इस साइन का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेट, अपनी मर्जी से आप कैलकुलेशन को कैसे भी कर सकते हैं। इस साइन थीटा का हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे कि ये कुछ हद तक पहले भी था कैलकुलेशन आप। तो अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का यूज़ करना चाह रहे हैं, इसलिए हम इस साइन का पहले इसमें इंटू कर देंगे साइन थीटा, और ये पूरा हम करली ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और कॉस थीटा का भी इस पूरे में इंटू कर देंगे कॉस थीटा, फिर करली ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और करली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी थीटा। इसे दो पार्ट में फिर बांट लेंगे, या फिर हम देख रहे हैं कि लिमिट चूँकि 0 से 2 पाई है, तो अपर साइन थीटा में अगर हम अपर लिमिट में से थीटा को माइनस करते हैं तो ये माइनस का साइन थीटा आ जाता है, लेकिन अगर कॉस में हम अपर लिमिट 2 पाई में से अगर हम थीटा को माइनस करते हैं तो कॉस थीटा के बराबर ही आएगी वैल्यू ये। तो ऐसे केस में ये हमारा 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होती है वो 0 तब हो जाती है जब हम अपर लिमिट यानी 2a में से x को माइनस करके लिखते हैं, माइनस के साथ अगर एफ एक्स आ जाता है तब तो ये वैल्यू 0 हो जाती है, जो हमारा
साइन वाला में अप्लाई करने पर ज़ीरो हो जाएगा। हालांकि ये स्क्वायर है, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये फंक्शन चेंज नहीं होगा। जो ब्रैकेट के अंदर वाला है वो सेम रहेगा अगर हम अपर लिमिट में से थीटा को माइनस करके लिखते हैं। ये वैल्यू और ये वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, लेकिन ये वैल्यू विद निगेटिव साइन के साथ चेंज होगी, आएगी तो यही वैल्यू विद निगेटिव साइन। और निगेटिव साइन के साथ अगर यही वैल्यू आ जाती है इसके बराबर, तो फिर हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। और अगर ये वैल्यू सेम वही आ जाती है, यानी अगर अपर लिमिट में से x को माइनस किया और वही फंक्शन हमारा आ गया, जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कॉस वाले में, यानी पूरी इस वैल्यू में देख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 2 से मल्टीप्लाई होता है, लिमिट आधी हो जाती है, 0 से a हो जाता है और fx से dx ये वैल्यू हो जाती है। तो इस केस की वैल्यू जो है वो 2 हुआ करती हैं, 0 भी होती है और ये भी होती है। डिपेंड करता है इस फंक्शन पर कि अपर लिमिट में से x को माइनस करने पर क्या माइनस का आ रहा है या इसकी वैल्यू वही आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि इस वाले में तो माइनस आ जाएगा। अगर पूरे इसमें जहाँ पर भी थीटा है वहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा रखेंगे तो ये वैल्यू विद निगेटिव साइन के साथ में आएगी, तो ये वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी, ये वैल्यू 2 टाइम्स बन जाएगी। तो इसी को हम लिख रहे हैं, अगले स्टेप में लिख रहे हैं अप्लाई कर दिया, सिंस लिख दीजिएंगे कि क्योंकि हम ये जानते हैं इसलिए हम कह सकते हैं अब लाइन इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर की जो वैल्यू होगी हो जाएगी, एक क्यूब हमारा बाहर चल ही रहा था, ये पूरी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो गई, इसे छोड़ देंगे, इस वैल्यू को ही लिखेंगे हम। इंटीग्रेशन ज़ीरो से, और यहाँ पर फार्मूला भी लग जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, लिमिट आधी हो जाएगी, 0 से पाई हो जाएगा, और कॉस थीटा और ब्रैकेट में है एज इट लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और फिर कर्ली ब्रैकेट और डी थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 2 को पहले लिख देंगे, तो हमारा ये लाइन इंटीग्रेशन जो चल रहा है एफ डॉट डी आर की वैल्यू 2 टाइम्स ए क्यूब को बाद में लिख दिया और लिमिट 0 से पाई, और यहाँ पर लिखा हुआ था कॉस थीटा वो लिख देंगे, होल ऑफ स्क्वायर उसका ओपन कर देंगे, जो ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने ये ब्रैकेट लगा रखा है, इसका होल ऑफ स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर दोनों को इंटू कटवाइज 2 टाइम्स कॉस थीटा लिख देंगे, फिर माइनस का लिखा हुआ हमारा साइन स्क्वायर थीटा बाद में वो लिख दिया, टी थीटा लिखा है उसको भी हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। तो जो भी था लास्ट में साइन स्क्वायर वो भी लिख दिया, इसको होल ऑफ स्क्वायर करके लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर, ये वैल्यू जो होती है वो कॉस स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहाँ पर 2a क्यूब लिमिट 0 से पाई कॉस थीटा ये बाहर है ब्रैकेट के, और ये 1 और माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये कॉस स्क्वायर थीटा पहले से 2 टाइम्स कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर 2a क्यूब ये 2 टाइम्स हो जाएंगे कॉस थीटा इंटू 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इस कॉस का भी दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वैल्यू हो जाएगी 2, इस 2 को बाहर भी निकाला जा सकता है, तो 2 को हमने बाहर निकाल लिया, 2a क्यूब ये लिख दिया, लिमिट 0 टू पाई, और यहाँ पर कॉस का इंटू कर देंगे, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा और यहाँ पर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर दोबारा से हम अप्लाई कर देंगे वह फार्मूला जो अभी हमने लिखा था, 0 से 2a वाला एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 भी होती है, और 2 टाइम्स एफ इंटीग्रेशन 0 टू ए, यानी लिमिट आधी हो जाती है, एफ एक्स डी एक्स हो जाती है। वो इस बात पर डिपेंड करती है एफ एक्स की वैल्यू अगर अपर लिमिट में से माइनस करेंगे तो 0, यानी यही फार्मूला अभी अप्लाई कर चुके हैं, तो विद निगेटिव साइन के साथ में आ जाए, यानी माइनस एफ एक्स साथ में आ जाए, और ये वैल्यू इतने के बराबर हो जाती है अगर अपर लिमिट में से एक्स माइनस करें तो वही फंक्शन आ जाए, तो वैल्यू 2 टाइम्स हो जाती है। ये हम लोग जानते हैं। इसका यूज़ करते हुए हमारा जो चल रहा था लाइन इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, उसकी वैल्यू हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई कर दिए 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स ए क्यूब। देखेंगे ये वाला जो क्यूब है ऑड पावर है, वैसे तो हम लोग जानते हैं कि
अपर लिमिट जो कि पाई है, पाई माइनस का थीटा करेंगे तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे जो कि माइनस होता है कॉस थीटा, तो हो जाएंगे माइनस दोनों ही। लेकिन इसमें पावर ऑड है तो ये तो माइनस ही रहेगा, यानी ये वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है पहली, तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ये वाला फिर हमारा क्योंकि इवन पावर है दो आएगा तो माइनस कॉस, अपर लिमिट में माइनस करेंगे स्क्वायर तो पॉजिटिव बन जाएगा। ये फंक्शन पॉजिटिव वाला ही नहीं, वही फंक्शन आ जाएगा जो था कॉस स्क्वायर, तो ये टाइम ये हो जाएगा, यानी लिमिट हाफ हो जाएगी। हाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, लिमिट को हाफ कर दी यानी π/2, और ये वैल्यू होगी ओनली बचेगी हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पर वैल्यूज़ फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है वैल्यूज़ फार्मूला, आप जानते हैं कि जब साइन हो या कॉस हो, इवन पावर पॉजिटिव इंटीजर पावर हो, 0 से π/2 लिमिट होना ज़रूरी है। तो क्या करते हैं कि जो पावर होती है वो नीचे लिख देते हैं, उससे एक कम ऊपर, और फिर यहाँ पर π/2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। अगर 1/2 आता है तो π/2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 से 2 या 2 या 4 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास वही 2 पाई लिख दो ए क्यू। ये लाइन इंटीग्रेशन आ चुका है f.dr। इक्वेशन नंबर इसको डाल देते हैं हम 4, और हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर अभी जो हमें वैल्यू मिली थी, जो लास्ट में जो वैल्यू मिली थी, इसे इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं यानी 2 और 3 से, और जो अभी वैल्यू मिली है इसे इक्वेशन नंबर 5 कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, इन दोनों इक्वेशन से कह सकते हैं कि जो हमारा लाइन इंटीग्रेशन है f.dr की जो वैल्यू है वो इक्वल आ गई है सरफेस इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ f/ds, हैंस स्टोक्स थ्योरम वेरीफाइड। स्टोक्स थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। तो स्टोक्स थ्योरम verified. Thank you very much indeed for listening me. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.